आपने एसएससी सीजीएल क्रैक किया है। इस तरह की कंडीशन में जो आपकी शुरुआती पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, फाइनेंशियली कंडीशन की बात करें तो वो किस तरह की रही थी? तो स्टार्टिंग से पता था कि खुद को ही कुछ करना है क्योंकि घर वाला भी सीन नहीं था, घर भी रेंट पे था। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? अगर आपको क्लियर करना है सीजीएल तो आपको फोकस करना है पैटर्न। देन आज के टाइम में सोशल मीडिया एसएससी सीजीएल और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स को कितना डिस्ट्रैक्ट करता है। तो जो मैंने करा मैं वही बोलता हूँ सबको कि आप 2-2.5 साल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश आसवानी है। मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2020 और 2021 से हुआ है सेंट्रल एक्साइज एंड सीजीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। मेरा सवाल ये है कि आपने एसएससी सीजीएल क्रैक किया है और इस तरह की कंडीशन में जो आपकी शुरुआती पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, फाइनेंशियली कंडीशन की बात करें तो वो किस तरह की रही थी? और वो किस तरह की चुनौतियाँ थी कि एसएससी सीजीएल के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान आपने फेस की? साथ ही में एक सवाल और है मेरा कि आपके जो पिताजी थे वो क्या करते थे और किस तरह से उन्होंने आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर सपोर्ट किया? तो रही बात मेरी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो हाँ, जैसे कहते हैं कि बिलो मिडिल क्लास वाली सिचुएशन थी। तो स्टार्टिंग से पता था कि खुद को ही कुछ करना है क्योंकि घर वाला भी सीन नहीं था, घर भी रेंट पे था और ये चीज़ें चल रही थी। और जैसे ही 10th 12th होने लगी, तो पहले तो मैं जेईई की तरफ गया और फिर पिताजी का भी बैकग्राउंड ऐसा था कि पिताजी भी शॉप पे थे अंकल के साथ एंड वो भी सैलरी टाइप से ही था। तो वो चीज़ें चल रही थी और पता मुझे था कि करना कुछ मुझे ही पड़ेगा। और जब ये रियलाइज़ेशन हुआ, जब मैं बड़ा हुआ 10th-12th में, जब चीज़ें सामने आई फाइनेंशियल क्राइसिस भी कि मतलब आगे अगर कुछ प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसलिए फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे बढ़ा। और इसी में जैसे कि मैंने पूछा कि किस तरह से मतलब पिता का किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा? पिताजी का तैयारी की शुरुआत से कंट्रीब्यूशन बहुत था। जब मैंने उनसे ये बात कही कि मेरे को इंदौर सिर्फ जाना है, आप भेज दीजिए और मैं मैनेज कर लूँगा, वहाँ काम कर लूँगा। तो उन्होंने यही बात बोली कि मतलब मैं बाप हूँ और तू नहीं है, तो तू जा, मैं देख लूँगा पीछे से। और वहीं से उन्होंने वो बात बोली और फिर मेरे को लग गया कि अब वो देख लेंगे और फिर अपन को अपनी तैयारी ईमानदारी से करनी है। और कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, मतलब अगर आप फाइनेंशियली देखें या कुछ भी इमोशनली भी, तो हमेशा अवेलेबल थे मेरे साथ। जिस तरह की परिस्थितियाँ आपने बताई और ज़ाहिर-सी बात है उस उन परिस्थितियों के अंदर एक प्रेशर भी होता है। तो मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूँगा कि वो कौन-सी चीज़ थी जो लगातार आपको फ़ोर्स करती थी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? तो पहले तो जब मैं गया तो मुझे ये नहीं था कि यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए गया था या कोई भी गवर्नमेंट जॉब। फिर जब गया तो प पता चला मुझे कि एसएससी की कोई जॉब होती है, इससे इंस्पेक्टर लगते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर्स लगते हैं और सिलेबस ये है। ये पता हुआ और फिर उसके बाद पता चला कि हाँ, अब मत स्टार्टिंग से था कि एक जॉब तो लेनी है, पर बैंक से एसएससी की तरफ कब शिफ्ट हुआ मन, वो तैयारी के साथ जब सिलेबस मेरे को लगा कि मेरे कैलिबर का है, मैं कर सकता हूँ। उस तरह से शुरू हुआ और पिताजी का सपोर्ट भी रहा हर समय कि जैसे ही मैं इंदौर जा रहा था, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि तू चिंता मत करना, अपन सिंधी हैं, अगर तेरी जॉब नहीं लगी तो अपन धंधा कर लेंगे, तो घबराना मत। सर, मेरा नाम राकीबुल है। मेरा एक भाई है, उसको वर्दी वाला जॉब चाहिए, पुलिस का वर्दी वाला। तो उसको क्या करना चाहिए? तो जैसा कि यूनिफ़ॉर्म जो है वो कांस्टेबल से लेके आईपीएस तक सबके पास होती है, डिफरेंस होता है पोस्ट का। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है। जैसे कि मैंने एसएससी चूज़ करी क्योंकि मुझे पता था कि स्टेट एग्ज़ाम्स की कंसिस्टेंसी सही नहीं है, रिज़ल्ट टाइम पे नहीं आ रहे हैं, कुछ इश्यू हो रहे हैं और सेंटर की एग्ज़ाम है एसएससी और सिलेबस एडवांस मैथ्स भी था इसमें। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके सिलेबस की है, आपका बैकग्राउंड क्या है, किस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हैं, तब जाके वो आप उस चीज़ में जाइए, पहले उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए। होता तो मैथ्स यूपीएससी में भी है, वर्दी उसमें भी है, लेकिन चीज़ें अलग हैं, डायनामिक्स अलग है थोड़ा एग्ज़ाम्स के पेपर के। तो पैटर्न और सिलेबस आपको इस पे फ़ोकस पहले करना है, फिर आप उस गेम में जाइए। हाय सर, दिस इज ईशा एंड माय क्वेश्चन इज आज के टाइम में सोशल मीडिया एसएससी सीजीएल और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स को कितना डिस्ट्रैक्ट करता है और उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ऑब्वियस सी बात है होता है, लाइक हम रील स्क्रॉल करते हैं, वी यूज्ड टू स्क्रॉल रील्स, तो वो कोई रुकता नहीं है उसका गेम। तो जो मैंने करा मैं वही बोलता हूँ सबको कि आप 2-2.5 साल जितना भी आपका तैयारी का टाइम है उस समय आपका इंस्टाग्राम वगैरह बंद रखिए और हद तक व्हाट्सएप भी, आप टेलीग्राम पे आपको सफिशिएंट कंटेंट भी है
और गिनती की कुछ किताबें हैं, 5-10 किताबें, उनसे सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लगे रहेंगे तो। ओवर कंटेंट के कारण क्या हो रहा है, सिलेक्शंस नहीं हो रहे बच्चों के, क्योंकि हर दिन कोई नई पीडीएफ आ रही है और बच्चा हर दिन नई पीडीएफ निकालता है और वो रिवीजन हो नहीं पाता है उसका। एंड इस कारण से ये हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास मटेरियल बल्क होता जा रहा है, आप लाइब्रेरी की सीट पे जत्थे का जत्था रख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। तो पहले आप अपना कंटेंट सॉर्ट करिए और इस सोशल मीडिया से दूर रहिए। आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह भी बंद कर सकते हैं। व्हाट्सएप अगर आपको लग रहा है कि मतलब अर्जेंट है, तो मैंने तो बंद कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि आपके कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, जैसे घर वाले हो गए। तो जो भी आपके प्रायोरिटी वाले लोग हैं, आप उनसे बात करने का टाइम निकाल ही लोगे, और बाकी अगर आपको टाइम पास करना है तो फिर सोशल मीडिया आपके लिए ओपन है। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेडली तैयारी करनी है, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, मन मारना पड़ेगा, और 2-3 साल सब्र रखेंगे तो जो आप कमबैक करेंगे फिर सोशल मीडिया पे, वो भी सब देखेंगे। तो जब मैं तैयारी करने आया नया-नया, तो सेकंड ईयर में कॉलेज में, थर्ड ईयर में था, तो मुझे लग गया था कि इंस्टाग्राम चलाने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि साल भर मैंने वही किया था फर्स्ट ईयर में। तो उसके कारण ये हो गया था कि अब कुछ करना है, लेकिन इसकी आदत पड़ चुकी है। तो पहले तो मैंने अपने आप से एक चीज़ फिक्स करी कि अब मैं इसी दिन चलाऊँगा। तो आपको अपने लिए जो कमिटमेंट है वो फिक्स करनी पड़ेगी हर चीज़ों की, कि आप ये चीज़ कब करेंगे। अगर आपका स्ट्रगल फेज़ चल रहा है और उसमें आप मज़े कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। आपको कुछ चाहिए उसकी जर्नी, आपको सिलेक्शन लेने की जर्नी। तो आपको अगर वो जर्नी छोटी रखनी है और इम्पैक्टफुल रखना है चीज़ों को, तो आपको सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करा, 2.5 साल बाद चलाया था। व्हाट्सएप भी बंद था, इमरजेंसी में कोविड के टाइम पे चलाया, पिताजी के टाइम पे। तो आपको ये सॉर्ट करना पड़ेगा चीज़ें, अपने आप से कमिटमेंटें लेनी पड़ेगी, या कहीं कसम खा लीजिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस चीज़ से मैं ये चीज़ रोक सकता हूँ। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी ऑफिसर एंड कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी कितनी चैलेंजिंग होती है? तो कुछ ज़ोन्स ऐसे हैं जिसमें जीएसटी ऑफिसर को ही कस्टम की पोस्टिंग मिलती है। जैसे कि मुंबई ज़ोन के अंडर नासिक, औरंगाबाद, पुणे, एंड गुजरात ज़ोन में भी यही होता है, दिल्ली ज़ोन में, और भोपाल ज़ोन में भी यही होता है। जहाँ पे भी समुद्र हैं, उन ज़ोन में कस्टम वाले ही कस्टम सँभालते हैं। और ये चैलेंजिंग ऐसी होती है कि फील्ड जॉब होती है, आपको जाना है, आपको कंटेनर चेक करने, कार्गो चेक करने, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के चेक करने। इसके अंदर एक पोस्टल भी होता है, इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज़। तो वहाँ से भी आप कस्टम्स की पोस्टिंग वहाँ भी होती है। आप जब देखेंगे डॉकयार्ड पे, वहाँ भी पोस्टिंग होती है। तो चैलेंजिंग ये होता है कि जो टाइमिंग रहती है, जैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि ये एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करे, और जितने भी बिज़नेस हैं उनको ग्रो करना चाह रही है गवर्नमेंट की, उनको हम फैसिलिटेट करें ताकि वो अर्ली एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो इसके कारण क्या होता है कि आपकी ड्यूटी फिक्स होती है। आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, उसमें भी कस्टम वाले, जीएसटी वाले रहते हैं। तो एक ड्यूटी का टाइम होता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी। थोड़ी हेक्टिक होती है जब आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है, कि हालाँकि वो हेक्टिक होती है, क्योंकि उसमें आपसे जो डिमांड है उस फील्ड पे, वो एक्टिव रहने की है, और टाइमिंग का भी इश्यू रहता है थोड़ा बहुत। और ये पोस्टिंग हर समय नहीं रहती, पोस्टिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे अगर मुझे कस्टम मिला है तो 3 साल के लिए कस्टम मिला है जीएसटी में, और अगर मुझे फील्ड पोस्टिंग मिली है तो 1 डेढ़ साल मिलेगी, फिर मेरा सेक्शन चेंज हो जाएगा। इससे क्या बैलेंस बना रहता है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है, और आपके अंदर वो फैटिग नहीं आता है, आप वो परेशान नहीं होते उस जॉब से, और फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है आपके अंदर। 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जलगाँव और महाराष्ट्र से कुछ यात्री गए थे नेपाल यात्रा पे, लेकिन हुआ ये कि उनकी बस पलट गई, और अ, उनमें सब लोगों की मोस्टली लोगों की डेथ हो गई, और उनकी उनकी पूरी फ्लाइट एयर फोर्स के द्वारा हमारे यहाँ लाई गई थी, तो उसको क्लियरेंस देना था। तो उस दिन वहाँ पे कलेक्टर, एसपी एंड एमपी, एमएलए सब लोग उपस्थित थे। तो हम कस्टम वालों को उनका कस्टम क्लियरेंस करना था, क्योंकि नेपाल एक अदर कंट्री है, और वो आई फ्लाइट महाराष्ट्र में जलगाँव में। तो उनके कॉफ़िन्स को निकलवा के, और उनको उनके परिवार के हिसाब से, गाँव के हिसाब से जमा के, और उस पे लोडिंग पे, और उनको जल्दी हमको क्लियर करना था। और उस समय एयरफोर्स वाले, और एयरफोर्स वाले जितने भी हमारे सैनिक थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल फ्लाइट चलाई थी उन सब बॉडीज़ को ले जाने के लिए, और उस उस दौरान मैंने चीज़ देखी कि अगर आप कोई चीज़ में, किसी जॉब में है, तो उसका कोई दायरा नहीं है, आपको कहीं भी कुछ भी काम करना पड़ सकता है। तो वो इमोशनल चीज़ भी थी, एक पूरी फैमिली थी उसमें, और चारों लोग उसमें, उनकी डेथ हो गई थी, और आपको उनको निकालना है, क्लियर करना है जल्दी, ताकि उनके सब लोग उनके आखिरी राइट्स कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें आपको फेस करने मिलती है। और एक इंडिया टू अर्मेनिया फर्स्ट फ्लाइट गई थी डिफेंस की, और वो भी इंस्पेक्ट करी थी मैंने, जिसमें पूरा अर्मेनियन क्रू था। एंड वो सारी चीज़ें, आपको यही चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है फील्ड जॉब में, जो आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। आप ट्रेनिंग में जाएँगे तो आपको AK-47 SLR
कार्बाइन एंड पिस्टल, ये चारों गन मैंने चलाई है और ये अनरियल एक्सपीरियंस है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लाइफ में सोचें कि मैं कहीं जाके गन चला लूँ, इट्स नॉट ईज़ी। तो ये सब चीज़ें आपको इस जॉब में मिलती है और चैलेंजेस हैं तो आपको पर्क्स भी हैं और मतलब उसके दोनों प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको ये जॉब लेनी है, ये चीज़ करनी है, तो फिर देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं है तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं और आप कुछ कर नहीं पाएँगे नया, है ना? जैसे आप अपनी साइड से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे अगर आपके अंदर डलनेस है तो। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपको कुछ चीज़ करनी है, तो फिर आप वो चीज़ देख लेते हैं कि ये चीज़ करनी है, मेरे को इस टाइम तक करनी है और आप लगे रहते हैं जब तक वो चीज़ नहीं होती। तो आपकी कंसिस्टेंसी आपकी मोटिवेशन को बना के रखेगी। आपको आपके अंदर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कोई भी मेरे पास में नया कैंडिडेट भी आता है कि सर तैयारी करनी है, तो मैं उससे ये बोलता हूँ पहले एक मोटिव ढूँढ ले, क्यों करनी है? किसी को प्रूफ करना है तब तो आप 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में आप शांत हो जाओगे। लेकिन कोई चीज़ खुद के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए करनी है, अपने सपनों के लिए, तो आप वो कर लोगे। हेलो सर, अस्मी दिस साइड। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एक फीमेल कैंडिडेट के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब और कोई भी यूनिफॉर्म की जॉब कितनी चैलेंजिंग रहती है या उनको सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी सेम रहती है? तो जहाँ तक बात है एसएससी सीजीएल से जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो आपको इसमें रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती है। एंड जहाँ तक लड़कियों गर्ल्स की बात है कि वो कैसे मैनेज करती है, तो डिपार्टमेंट में एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको मतलब ओवर हेक्टिक चीज़ें वैसे भी नहीं हो पाती है। मतलब मैक्सिमम अगर आप देखा जाए तो डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है लड़कियों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है, ऑब्वियस सी बात है। तो डिपार्टमेंट गर्ल्स को सपोर्ट करता है एंड लाइक दिस, जैसे अगर आप अपनी सिचुएशन या मेडिकल सिचुएशन भी बताते हैं कि ऐसा है एंड यू वांट दिस सेक्शन, तो आपको फिर वो प्रेफरेंस मिल जाती है। रही बात कि आपको चैलेंजेस क्या आते हैं फील्ड जॉब पे, तो फील्ड जॉब पे चैलेंजेस के साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्योंकि जहाँ तक मेल कैंडिडेट की सवाल है या फिर मेल इंस्पेक्टर्स का सवाल है, तो फीमेल इंस्पेक्टर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेल इंस्पेक्टर चाहिए तो डिपार्टमेंट को फीमेल इंस्पेक्टर भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे होता है जहाँ पे सर्च वगैरह करनी होती है, वहाँ फीमेल इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अंदर जहाँ पे स्टाफ जिसको सर्च करना है वो फीमेल है। तो वहाँ आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आपको बहुत घंटों तक रेड या सर्च करना पड़ सकता है। तो उसके अलावा पर आपको प्रॉपर रेस्ट का टाइम भी मिलता है, फिर डिपार्टमेंट आपको हेल्प भी करता है इन एनी केस। अगर आपको लग रहा है कि बहुत फैटिग हो गया, बहुत थक गए हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपको जैसे आपको कोई ब्रेक चाहिए, छुट्टी चाहिए कि आई एम स्ट्रेसफुल या फिर कुछ इमरजेंसी है, तो यू कैन टेक। तो दोनों चीज़ों में अपॉर्च्युनिटी है गर्ल्स के लिए भी। अब रही बात जैसे कि गर्ल्स को ओवर तो काम नहीं करवाते हैं या ओवर प्रेशर तो नहीं है गर्ल्स पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पे इतना प्रेशर रहेगा काम का। बस ये है कि जो भी आपका काम है आप अपनी ज़िम्मेदारी से करिए अच्छे से एंड वर्क लाइफ बैलेंस इस जॉब में लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। रही बात यूनिफॉर्म ऑफिसर्स की, तो हमेशा ऐसा रहेगा कि आपको कुछ ऐसी टास्क या काम मिलेंगे जो आम इंसान को दूसरे इंसान को नहीं मिलेंगे, तो आपको वो फेस करनी पड़ेगी चीज़ें। अब जो गर्ल्स यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं, आप देख लीजिए अगर कांस्टेबल से आईपीएस तक, तो हर जगह उनकी नीड है और हर जगह उन्होंने प्रूव किया है कि वो वहाँ भी अपनी लाइफ बैलेंस कर सकती है और वहाँ भी वो अपना लोहा मनवा सकती है कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं और हम अच्छा कर सकते हैं या बराबर कर सकते हैं लड़कों के। तो लड़कियाँ जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि बहुत सारे केसेस हैं, आप यूपीएससी में भी देखते होंगे कि लड़कियाँ टॉप करती है। मोस्टली यही हो रहा है बहुत टाइम से। तो लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं है कि अगर फील्ड जॉब मिल गई तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनमें भी आप बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स ऑनलाइन देखते होंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और फील्ड पे भी अच्छा कर रहे हैं। हेलो सर, मेरा नाम गौरव है। मेरा यह क्वेश्चन है कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो देखिए एसएससी सीजीएल क्लियर करने का बेसिक फॉर्मूला ये है कि इसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। और आपको ये सॉर्ट करना पड़ेगा कि किस चीज़ का कितना सिलेबस है और मैं कितने टाइम में उसको खत्म करूँगा। पहले ये टास्क आपको करना है, आपको पैटर्न देखना है, आपको सिलेबस देखना है, आपको टीचर चूज़ करने हैं। कोई भी टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको ठीक लगता है, आपको लगता है सही पढ़ा रहा है, यू कैन गो थ्रू इट। मैंने जिन टीचर से पढ़ा है आई कैन शेयर विथ यू कि मैंने मैथ्स पढ़ी है अब्बास सर से एंड आरबी वाले शुभम सर से, अभिनय सर की भी कुछ क्लासेस देखी है, क्योंकि उस समय इतना डाटा अवेलेबल नहीं था जब 2019-20 के टाइम पे। तो जितनी चीज़ें ऑनलाइन फिर बाद में हुई। तो अगर आपको क्लियर करना है सीजीएल, तो आपको पहली चीज़ पे फोकस करना है पैटर्न, देन सिलेबस, देन आपको ध्यान रखना है कि आप कितने टाइम बार सेट करना पड़ेगा, आप खत्म करेंगे। एंड चौथी चीज़ है रिवीजन। अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, आप सिर्फ आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे रिवीजन उसका नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन इस सीजीएल में तो नहीं होना
और एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना बहुत टफ है, क्योंकि रिवीजन इज द बेसिक की वनडे एग्जाम में, कोई भी आप वनडे एग्जाम ले लीजिए, तो आपको ये चीजें सेट करनी पड़ेगी और अपने लिए हर वीक का और हर मंथ का एक टारगेट बनाना पड़ेगा, और पर डे का आपको टारगेट एक डायरी बना के अपने टास्क लिखने हैं, क्योंकि आप टाइम से कभी पढ़ाई नहीं कर सकते कि 12 से 5 पढ़ लूंगा। आपको एक टारगेट बनाना है, मैं 100 क्वेश्चन मैथ्स के करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा डेली। कुछ गोल्डन रूल आपको बनाने पड़ेंगे जिससे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे मेरे को लगा था कि मेरे को अब 2021 में मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, तो मैंने एक रूल बना लिया था, मैं कैलकुलेशन डेली करूंगा, फॉर्मूले डेली रिवाइज करूंगा एंड 100 क्वेश्चंस बुक से डेली लगाऊंगा। तो ये कमिटमेंट थी, इसमें अगर तबीयत खराब हो कुछ भी हो तो मैं 3-4 घंटे मैनेज कर लेता था, दवाई खा के या कैसे भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नॉन नेगोशिएबल्स डिसाइड करने हैं कि ये भाई ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, और उसके अलावा अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई तो कम से कम एक सेल्फ गिल्ट जो होता है दिन खराब करने का, वो नहीं होगा 4-6 घंटे पढ़ के। तो आपको टाइम वेस्ट ना करना, सबसे पहले ये सीखना है, प्रायोरिटी सेट रखनी है। अगर आप 2-3 साल किसी का फोन नहीं उठाएंगे, ना मिलेंगे, करेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपकी लाइफ है तो आपको उस पर पहले फोकस करना है। सर मेरा एक सवाल और है, लाखों एस्पिरेंट्स हर साल एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं और सफलता कुछ ही को मिलती है। आपने जब ये जर्नी शुरू की थी तो कोई ऐसा मोमेंट आया था कि अब नहीं होगा, या ऐसे एस्पिरेंट्स जो जिनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फील होता है कि ये मुझसे नहीं होगा, उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? आपकी जर्नी के अंदर भी क्या ऐसी सिचुएशन आई थी जब लगा था कि अब नहीं होगा, तब आपने क्या किया? तो मेरी जर्नी में मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे कुछ करना है, तो ये मैं पहले डिसाइड कर चुका था कि मेरे को कुछ करके ही वापस आना है। भले कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और आईबी, कुछ भी हो, मतलब कोई भी वन डे एग्ज़ाम, जो क्योंकि मैंने वन डे एग्ज़ाम चूज़ किया था, बड़ा पीएससी और यूपीएससी नहीं चूज़ किया था, क्योंकि उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके साथ ये होता जाता है कि पैसे भी नहीं आते हैं घर से और जर्नी लंबी होती जाती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तैयारी से, और फिर वन डे एग्जाम की तरफ स्विच भी नहीं कर पाते हैं इजीली, क्योंकि आप यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू दे चुके होते हैं, आपके अंदर एक वो चीज़ आ जाती है। तो मुझे ये था कि मैं पहले, मेरे एक सर ने बोला था मुझसे कि जब भी तुम कुछ चीज़ करो तो पहले ज़मीन पक्की कर लो फिर छलांग लगाना, तो क्या है कि मुँह के बल नहीं गिरोगे। तो मैंने पहले सोचा कि पहले अपनी ज़मीन पक्की कर लेते हैं और पहले एक वन डे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं कोई सा भी। फिर जब एसएससी को जाना, सिलेबस देखा, और डर स्टार्टिंग में तो हर एग्जाम के लिए लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे आप अपनी ग्रोथ देखते हैं, आप उस चीज़ में देखते हैं कि आप जब मॉक लगा रहे थे, आप 20वें नंबर पे थे टेस्ट में, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे रूटीनली आ रहे हैं रेगुलरली। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, मेरा परसेंटाइल अच्छा आ रहा है। मॉक्स में 95 के ऊपर परसेंटाइल आने लग जाएगा कंसिस्टेंसी से, मतलब आप उस 1%, 5% लोगों में आ चुके हैं कि जिनका सिलेक्शन होगा। तो जो भी मेरे पास नए कैंडिडेट आते हैं, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप तैयारी ऐसी रखो कि आपको एग्ज़ाम के पहले मॉक्स की पिछले 30, 40, 50 मॉक्स की ऐसी परफॉर्मेंस दिखे एवरेज, कि आपको पता हो कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने के टाइम पे भैया पेपर मेरा प्री क्लियर है। और मेंस के टाइम पे जब आप मेंस के मॉक लगाएँगे तब भी आप ये ध्यान रखें कि इतने मॉक लगाने और इतना रिवीजन करना है चीज़ों का कि आपको कॉन्फिडेंस ही आ जाए। आप अंदर बैठेंगे अगर, तो आपको लगना चाहिए कि आज फोड़ देना है पेपर। और जितने ज़्यादा आप पेपर देंगे, आप सेंटर से रूबरू होंगे। मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे ही पेपर देने जाते हैं उनके हाथ पैर काँपने लग जाते हैं, मैं सेंटर में देखता हूँ। छूट जाता है, घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। वो होता है एंग्ज़ायटी से। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं सुबह यही करता था कि मैं सुबह नहा धो के सबसे पहले मंदिर जाके 5-7 मिनट बैठ के और फिर लाइब्रेरी जाता था। तो आप कोई भी चीज़ अपने पीस के लिए ढूँढ लीजिए, जहाँ आपको लगता है आपको शांति मिलेगी, और आप उस पे टाइम दीजिए। आपका जब भी मन अशांत हो, आप अकेले चले जाइए और बैठिए, क्योंकि मेन चीज़ है, जब भी जो भी चीज़ मैंने तैयारी में रियलाइज़ करी, आप जितना रो धो लें, आपको आके बैठना उस कुर्सी पे, तो वो कुर्सी आपका घर है। तो अगर आपको रोना है तो आप वहीं रो लीजिए, थोड़ा बहुत बुखार है तो वहीं बैठ जाइए। तो आपको वहाँ से भागना नहीं है, ढीठ बनना पड़ेगा। तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कोप करना पड़ेगा उनके साथ, और अपने एक्सक्यूज़ेज़ के रास्ते बंद करने पड़ेंगे। तो मैं इंदौर 2018 में आया था सिर्फ़ कोचिंग करने, क्योंकि मुझे वापस जाके कॉलेज के एग्ज़ाम्स देने थे। तो 2018 में जब मैं इंदौर आया, और फिर 6 महीने कोचिंग पे फिर ऐसे ही निकल गए। फिर 2019 जब मैं जून-जुलाई में आया, तब मैं सीरियस हुआ और फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, और उसके बाद कोविड आ गया, और फिर सीजीएल 2021 का पेपर, सीएचएसएल 2019 मेरा सबसे पहले क्लियर हुआ। उसके बाद सीजीएल 2020 जो कि मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने वो क्लियर करा। सीजीएल 2021 भी क्लियर करा। आईबी
ACIO का प्री भी क्लियर करा, मेंस भी दिया था, एंड RRB NTPC भी क्लियर करा, SSC MTS भी क्लियर करा। तो जब आपकी एक प्रिपरेशन एक लेवल पे आ जाती है तो आपके आसपास के सारे पेपर आपसे निकलते हैं फिर, क्योंकि आपकी एक प्रिपरेशन हो चुकी है अब, और उस सिनेरियो में जो पेपर उस टाइम पे चल रहे हैं और वो सिलेबस भी सेम है, तो फिर आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। SSC एग्जाम्स के लिए आप सबसे पहली बात होती है बुक्स। तो मैं आपको बुक्स एक फ्लो में बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए आपको वोकेबलरी के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, मैंने ली थी। एंड आप ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, एरर की प्रैक्टिस के लिए एरर प्रो अमन वशिष्ठ सर की आती है, वो ले सकते हैं। तो आपका वोकेबलरी और ग्रामर यहाँ पे कवर हो गया। अब रही बात कॉम्प्रहेंशन की, तो किरण की PYQ वाली बुक आती है इंग्लिश की, तो आप वहां से कॉम्प्रहेंशन PQRS डेली सॉल्व कर सकते हैं। आपको हर चीज डेली करनी पड़ेगी, कॉम्प्रहेंशन डेली, PQRS मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, आपको हर चीज डेली प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग के लिए PYQ आपको प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करना है। 80% पेपर प्रीवियस ईयर से आ रहा है, क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज हो रही है, कंसेप्ट वही है, 80 से 90%। तो आपको ध्यान रखना है। आप रीजनिंग के लिए आप पिनेकल की बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर, एंड जीके के लिए आप परमार सर से पढ़ सकते हैं, परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और परमार सर से आप फैटमैन ले सकते हैं उनकी किताब, एंड उनका अगर आप चाहें तो उनका कोर्स भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने जीके में कोई किसी का कोर्स नहीं लिया था। मैथ्स के लिए मैंने प्रेफर करा था अब्बास सैनी सर को, एंड जो भी कोचिंग में मेरे ऑफलाइन सर ने पढ़ाया, गुलशन सर ने, उनको। और छोटे मोटे टॉपिक जो आप यूट्यूब पे कवर कर पाएंगे, आपके कोई भी डाउट अगर आपको आते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, आपको क्वेश्चन डालेंगे, आजकल चैट जीपीटी पे भी है, तो आप अपने डाउट उसी टाइम क्लियर कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए आप बुक यूज करिए पिनेकल या फिर किरण, PYQ क्वेश्चन ही करना है, एंड ये बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी। और अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो एक करंट मुद्दे करके भी बुक आती है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस कम है लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस है। तो जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको मैथ्स में एक फॉर्मूला बुक अपनी बनानी है जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट आप लिखेंगे। तो फॉर्मूला बुक आपके साथ हमेशा रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। बहुत पतली बनाना, 100 पेज की, और वो आपके साथ रहेगी, आपको उसको बार बार रिविजन करना है। वो आपके एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे काम आएगी, जब आपको क्विक रिविजन करना होगा तो उसकी हेल्प लगेगी आपको। आज के टाइम पे यूट्यूब और AI चैट जीपीटी कितना इंपॉर्टेंट है तैयारी में। पहले हम टेलीग्राम पे ग्रुप्स में क्वेश्चन भेजते थे, फिर कोई देखेगा, फिर उसका रिप्लाई करेगा, इतना वेट होता था। आपके पास अभी चैट जीपीटी है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसको स्कैन करिए, डालिए, और या फिर आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, आप आंसर उसका हैंड टू हैंड और सॉल्यूशन पा सकते हैं, वो भी मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो अभी ये आपके पास हेल्प है, और ये आपके हाथ में, आप इस हेल्प को किस तरह से लेते हैं। और रही बात यूट्यूब की, तो कोई भी कंसेप्ट अगर आपका वीक है या आपको लग रहा है इस पे काम करना है, तो आप यूट्यूब पे जाइए। बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी फ्री क्लासेस, जो भी यूट्यूब पे किसी भी टीचर ने पढ़ाई है, वो क्लासेस वाइज और चैप्टर वाइज डाली हुई है। आप लिंक भी देख सकते हैं।